मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक टॉपिक है समिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टॉपिक को अपने बस इसके अंदर शुरू करने जा रहे हैं। बीच के अंदर क्या होगा, पैराबोला की एक दो क्लास है, उसके अंदर क्या होगा मैं आप लोगों को अलग से इसके अंदर का शेयर करूँगा, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आरपीएससी के अंदर के अपने पास से पूछे गए। और इसके अंदर क्या होगा, इलिप्स हाइपरबोला है, उसकी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनती है, एक एक वीडियो बन पाएगी। तो इसके अंदर के साथ साथ मैं अपने पास इसके अंदर के दूसरे टाइप के जो छोटे टॉपिक हैं वो भी आपके साथ में ये ले रहा हूँ, जो इजी चैप्टर भी हैं और जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, समिश्र संख्या अपने पास इसके अंदर का सबसे पहले अपने को ये चीज़ पता है कि एन डब्ल्यू जेड ये क्यू आर और इसके अंदर सी, ये शुरू में आपको समुच्चय सिद्धांत बताया था मैंने, सेट थ्योरी। उसके अंदर की ये चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर की थी। एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। एन अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह की जो संख्या होती है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसी तरह से इसके अंदर का डब्ल्यू, अगर इसमें जीरो शामिल कर दिया जाए तो ये जो संख्या होती है ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाती है। ये प्राकृत संख्याएं का समुच्चय और ये इसके अंदर के पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये इसके अंदर का सेट ऑफ होल नंबर्स हो गया। और इसी तरह से जेड या आई जो होता है, ये कैपिटल जेड या आई, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, माइनस की संख्या है, -2 -3 -1 0 1 2 3 4 इस तरह की जो संख्या है, प्लस और माइनस सारी संख्या है। ये संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। ये इसके अंदर पूर्णांक या इंटीजर्स कहलाती है, ये इसके अंदर के इंटीजर्स कहलाती हैं। और फिर इसके बाद में आते हैं क्यू। क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है। ये सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है। तो पी बटे क्यू टाइप की संख्या, पी और क्यू तो अपने बेसिस के अंदर क्या होंगी, अपने बेसिस के अंदर का पूर्णांक इंटीजर है और जिससे डिवाइड करते हैं वो चीज़ जीरो की इक्वल नहीं हो, तो इस टाइप की जो संख्या होती है वो हमारे पास इसके अंदर परिमेय संख्या कहलाती है। और आर क्या होता है, रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती है। परिमेय तो इरेशनल और इरेशनल दोनों समुच्चय जब जिसमें इंक्लूड होती है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। और फिर इसके बाद में आता है सी। सी समिश्र संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। सी समिश्र संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एन है वो इसके अंदर का इन सब का उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है। डब्ल्यू इसके अंदर का इन सब का सबसेट होता है। जेड है उसके अंदर का इन सब का सबसेट होता है। क्यू इन सब का सबसेट होता है। आर इसके अंदर क्या होगा, वास्तविक समिश्र संख्या, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसका सबसेट या उपसमुच्चय होता है। और सी अपने पास इसके अंदर का खुद का सबसेट होता है। प्रत्येक समुच्चय समय अपना क्या होता है, सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसके अंदर का पिछली अपने पास इसके अंदर के क्लासेस जो है उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ में इसके अंदर के शेयर की थी। अब देखिए, समिश्र संख्याओं का समुच्चय हमारे पास इसके अंदर का किस टाइप की स्थिति है। बिल्कुल इजी सा टॉप चैप्टर है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसके अंदर अपने पास में आरपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बड़े एवरेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने पास इसके अंदर का पुरानी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है अगर उसको आप कर लेते हो तो आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन इजीली इसके अंदर का सही हो सकते हैं। और लंबा टॉपिक नहीं है, सिर्फ 2 या 3 दिन का अपने पास में अभ्यास की अपने को आवश्यकता है। तो देखिए, ये स्मॉल जेड लिखा है मैंने, कैपिटल जेड है वो तो क्या होता है, इंटीजर्स का सेट, पूर्णांकों का समुच्चय होता है। और स्मॉल जेड जो होता है वो अगर एक्स प्लस आइटा वाई टाइप की टर्म है और एक्स और वाई जो दोनों है ये अगर वास्तविक संख्या हो और आइटा क्या है, -1 का जो वर्गमूल है, ये रूट है, वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, आइटा होता है। इसको आइटा बोलते हैं, IOTA आइटा। ये आइटा, इसको आई नहीं बोलते, आइटा बोलते हैं। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या, -1 का जो रूट होता है ये आइटा होता है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है उन संख्याओं का जो समुच्चय होता है ये सी से व्यक्त किया जाता है, कैपिटल सी। ये समिश्र संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो जेड हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे एक्स प्लस आइटा वाई है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो ये जो संख्या होती है ये भी रियल है और ये भी अपने पास इसके अंदर का रियल है। तो यहाँ पे जिस संख्या में आइटा की टर्म नहीं होती है इसको जेड का रियल पार्ट बोलते हैं। ये जेड का वास्तविक भाग कहलाता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का वास्तविक भाग। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है REZ। तो ये एक्स जो है जिसमें आइटा नहीं होता है वो इसके अंदर जेड का रियल पार्ट कहलाता है, वास्तविक भाग। और आइटा के इंटू के अंदर ये जो टर्म होती है ये इसके अंदर का इसका काल्पनिक भाग या इमेजनरी पार्ट कहलाता है। ये इसके अंदर का इसका काल्पनिक भाग या इमेजनरी पार्ट कहलाता है।
तो ये हमारे पास इसके अंदर का भाई, इसके साथ में आइटा नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। आइटा के इंटू में जो टर्म है, साथ में निशान साथ में लेना है, प्लस है तो लेने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो अपने को साथ में लेना है। तो जिस संख्या के साथ में एक्स की आइटा की टर्म नहीं है वो हमारे पास इसके अंदर का इसका रियल पार्ट कहलाता है, वास्तविक भाग कहलाता है। और जिसके अंदर आइटा की टर्म है, उस आइटा को छोड़ने के बाद में जो बची हुई संख्या है, प्लस वाई है माइनस वाई जो भी है, वो इसके अंदर का इसका काल्पनिक भाग कहलाता है। इसको आई एम लिखते हैं शॉर्ट में, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ये जेड का वास्तविक भाग है, ये जेड का काल्पनिक भाग कहलाता है। अब प्रत्येक समिश्र संख्या जो होती है उसको क्रमिक युग्म के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक समिश्र संख्या जो होती है इसको ऑर्डर्ड पेयर या क्रमिक युग्म के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, कोई भी जो संख्या है ये एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इजिकल टू क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई है। तो इसको मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर जैसे मान लिया पी पॉइंट से व्यक्त कर दिया है, तो इसका जो रियल पार्ट आएगा वो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और आइटा के इंटू किधर होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है। इसको हम क्या लिखते हैं, वाई से व्यक्त करते हैं, इसको हम वाई से व्यक्त कर देते हैं, इसको हम वाई से व्यक्त कर लेते हैं। अब एक्स एक्सिस होती है ये वास्तविक एक्सिस कहलाती है, ये रियल एक्सिस होती है, वास्तविक अक्ष या रियल अक्ष कहलाती है। और ये वाई एक्सिस होती है ये काल्पनिक अक्ष या इसके अंदर क्या इमेजनरी एक्सिस कहलाती है। ये रियल एक्सिस कहलाती है, वाई एक्सिस है वो इमेजनरी एक्सिस कहलाती है। और प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर जो समिश्र संख्या होती है उसको क्रमिक युग्म के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये इसके अंदर का रियल पार्ट है वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, इमेजनरी पार्ट है वो अपने पास इसके अंदर का इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। निशान जो भी आएगा वो अपने पास में साथ में आएगा। अब अपने पास ये जो पॉइंट पी है इससे इसके पर अगर अपने पास क्या परपेंडिकुलर डाल दें, एक्स एक्स वाई एक्स पे परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये तो वैल्यू एक्स की होगी, ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर का वाई होगी, ये वैल्यू वाई है तो ये वैल्यू वाई भी होगी। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आती है मूल बिंदु से इस पी पॉइंट तक की जो स्थिति है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इजिकल टू एक्स प्लस आइटा वाई जो लिखा है मैंने, जेड इजिकल टू एक्स प्लस आइटा वाई जो पॉइंट लिखा है, तो ये जो पॉइंट आएगा उसको मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर क्या होगा पॉइंट पी से व्यक्त किया है। तो इसकी मूल बिंदु ओरिजिन से जो डिस्टेंस आती है, ये जो डिस्टेंस आती है, तो इसके अंदर क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और ये जो वैल्यू होती है वो जेड का क्या कहलाती है, मापांक या मॉडुलस कहलाती है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, जो समिश्र संख्या जेड है, उसका मापांक या इसको इसका मॉडुलस बोलते हैं। ये इसका मॉडुलस या इसका मापांक कहलाता है। और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए एक्स तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका रियल पार्ट हो गया, तो जेड का रियल पार्ट उसका स्क्वायर और प्लस जेड का इमेजनरी पार्ट इसका स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे और इसका रूट ले लेंगे। और एक चीज़ अपने को हमेशा याद रखनी है, मॉडुलस जेड जो होता है वो हमेशा 0 और 0 से बड़ा होता है। और फॉर ऑल जेड अपने पास का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को सबको ध्यान रखना है। मॉडुलस जेड है वो 0 और 0 से बड़ा होता है। फॉर ऑल जेड अपने पास किस तरह की संख्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर या समिश्र संख्या को व्यक्त कर रही है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर की जैसे स्थिति मैंने ली है, अब कोई भी जो अपने पास इसके अंदर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया गया है, तो अगर अपने पास क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाए, x1 प्लस आइटा y1 और z2 इजिकल टू x2 प्लस आइटा y2, जैसे दो पद अपने पास क्या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या दे दी है, तो इनको हम जोड़ते किस तरह से, इसके अंदर आपको बेसिक चीज़ें आपको थोड़ी सी आज क्लियर कर रहा हूँ पहली वीडियो के अंदर, दूसरी वीडियो के अंदर के इससे थोड़ी सी अलग टाइप की जो स्थितियाँ होंगी वो आपको क्लियर करूँगा। फिर इसके बाद में इसके अंदर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने पास इसके अंदर के अपने प्रैक्टिस करेंगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें वास्तविक भाग जिसमें आइटा की टर्म नहीं है उनको तो आपस में प्लस कर देंगे, आइटा की टर्म में से आइटा तो कॉमन ले लेंगे, तो y1 प्लस y2, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। तो वास्तविक भाग है उनको आपस में प्लस कर दिया, रियल पार्ट को आइटा कॉमन ले लिया, इमेजनरी पार्ट काल्पनिक पार्ट है उसको आपस में प्लस कर दिया। अब इसी टाइप से z1 माइनस z2 लेंगे, तो रियल पार्ट में से तो रियल माइनस कर देंगे, आइटा कॉमन आ गया, और इमेजनरी पार्ट में से हम क्या करेंगे, इमेजनरी पार्ट को माइनस कर देंगे, इमेजनरी पार्ट में से हम इमेजनरी पार्ट को अपने माइनस कर देते हैं। अब देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया था -1 का जो रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइटा बोलते हैं, IOTA आइटा, ये इमेजनरी पार्ट होता है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आइटा स्क्वायर क्या होगा, -1 के इक्वल हो गया, इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या होगा, आइटा 4 इजिकल टू कितना होगा, 1 हो गया। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को थोड़े से याद रखने।
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आइटा स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो आइटा 4, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो गया। अब आपने उसका कोई भी टाइप की अगर वैल्यू पूछी जाएगी, आइटा की पावर इसके अंदर अगर 14 दे दी है तो आइटा की स्क्वायर की पावर इसके अंदर का 7, और इसके अंदर आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, और -1 की पावर 7 क्या होती है, ये -1 की इक्वल होती है। आगे इसके अंदर क्या होगा, जब इसके अंदर का नेक्स्ट क्लास लेंगे उसके अंदर के इसके जो क्वेश्चन बनाऊंगा आपके साथ में, तब आपको ये चीज़ें डिटेल के अंदर क्लियर कर दूंगा। पहले इसके अंदर के इसकी जो बेसिक जो चीज़ें वो आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको प्लस करेंगे तो रियल पार्ट वास्तविक संख्या आपस में प्लस कर देंगे, काल्पनिक भाग इसको आपस में प्लस कर देंगे, आइटा कॉमन ले लेंगे। 2 सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको माइनस कर दें तो वास्तविक पार्ट जो है, रियल पार्ट जिसमें आइटा नहीं है, उनको माइनस कर देंगे, फिर आइटा कॉमन ले लिया, इमेजनरी पार्ट को आपस में इसके अंदर माइनस कर देंगे। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको अपने पास इसके अंदर देखिए माइनस अगर करते हैं, इंटू कर दें, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो x1 प्लस आइटा y1 और x2 प्लस आइटा y2। अब देखिए इसके अंदर क्या एनसीईआरटी में तो क्या दिया, इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई किया है, आइटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया है। आप एनसीईआरटी वाले पैटर्न से न चलते हुए थोड़ा सा इसके अंदर क्या देखिए किस तरह से स्टेप को एडजस्ट करना है। तो पहले तो रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2, ये अपने पास इसके अंदर का स्टेप आ गया, x1 इंटू x2। फिर आइटा वाले स्टेप को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा स्क्वायर का माइनस आ जाएगा, तो y1 इंटू y2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट को पहले रियल से मल्टीप्लाई करना है, आइटा वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा स्क्वायर का माइनस हो गया। ये तो इसके अंदर का z1 इंटू z2 का क्या हुआ, वास्तविक भाग हो गया, रियल पार्ट हो गया। और फिर इसके अंदर क्या करेंगे अपने पास इसके अंदर का ये जो स्टेप आएगा, आइटा इसमें से कॉमन लीजिएगा, इस टर्म को तो इस आइटा वाली टर्म से और x2 को इसके अंदर इस आइटा वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर हल करेंगे तो x1 y2 प्लस x2 y1, ये अपने पास में आपकी टर्म आ जाएगी। तो रियल पार्ट तो क्या होगा, रियल पार्ट को रियल से और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आइटा स्क्वायर कीजिए माइनस, और फिर इसके अंदर x को y से और x को y से मल्टीप्लाई कर दो, आइटा इसमें कॉमन ले लो। फिर इसके अंदर का प्रश्न को हम इस तरीके से हल करते हैं। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई जो किया जाता है वो इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसी टाइप से देखिए अपने पास का 2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको आपस में डिवाइड कैसे करना है, तो z1 अपॉन z2, तो x1 प्लस आइटा y1 x2 प्लस आइटा y2। अब एक चीज अपने पास से देखिए क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से अपने पास के प्रश्न को अपने हल करेंगे। अगर z अपने पास का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है तो इसमें आइटा की जगह अगर अपने पास माइनस आइटा ले लेते हैं, वास्तविक पार्ट में रियल पार्ट में कोई भी चेंज नहीं करता है, आइटा की जगह अगर अपने पास में माइनस आइटा ले लेते हैं तो ये जो लाइन होती है इसके ऊपर जो लाइन लगाते हैं ये z का कंजुगेट कहलाता है, कंजुगेट ऑफ z। इसको संयुग्मी बोलते हैं, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। ये इसके अंदर z का संयुग्मी हो गया, संयुग्मी या इसका कंजुगेट कहलाता है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो z और z कंजुगेट को अपने में से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने में से क्या होगा, x प्लस आइटा y और x माइनस आइटा y। अब इसको हल करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस आइटा y का स्क्वायर और x का स्क्वायर और आइटा का स्क्वायर अपने को पता है माइनस होता है, माइनस और माइनस प्लस। तो ये स्टेप अपने को थोड़ा सा सीधा याद रखना है, z कंजुगेट क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। आप ऐसे नहीं लिखें जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, x स्क्वायर आइटा y स्क्वायर, फिर इसको आइटा स्क्वायर किया, आइटा स्क्वायर को माइनस किया, तो इस स्टेप को आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। z कंजुगेट क्या होता है, ये इसकी इक्वल होता है। अब देखिए इस तरह का अगर अपने उसका कोई भी स्टेप अगर आता है तो बटे में अगर कोई संख्या आ गई है, डिवाइड वाली जैसे टर्म आ गई है, तो नीचे अगर आइटा की टर्म आती है तो इस आइटा के अपोजिट साइन से, इसके आइटा के विपरीत निशान से, इसका मतलब क्या होगा, आइटा का विपरीत निशान होता है वही संख्या क्या क्या कहलाता है, कंजुगेट या संयुग्मी कहलाता है। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने बस इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करके हल करो, तो नीचे वाली वैल्यू को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और ऊपर वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो x वाली टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2, और आइटा वाली टर्म को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा स्क्वायर साथ में माइनस है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, y1 y2, और प्लस इस आइटा वाली टर्म को तो इसके अंदर के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस आइटा वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आइटा कॉमन ले लेंगे। तो इसके अंदर का स्टेप क्या आ जाएगा, x2 y1 माइनस x1 y2, ये आपके पास में इसके अंदर का स्टेप आ जाएगा। तो z1 अपॉन z2 जो आएगा वो उसके अंदर के इस मान के बराबर होता है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं वो चीज़ अपने पास इसके अंदर क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए।
जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं वो चीज़ हमारे पास इसके अंदर जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पास इसके अंदर क्या है, जेड इजिकल टू जीरो का मतलब आइटा प्लस जीरो प्लस आइटा जीरो होता है। नीचे जेड जीरो होने का मतलब अपने उसका जेड टू जीरो होना है, या जेड जीरो होने का मतलब जीरो प्लस आइटा जीरो, और जीरो प्लस आइटा जीरो, तो इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, ये रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, वास्तविक और काल्पनिक भाग है दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे और इसका रूट लेंगे तो जीरो आएगा। तो नीचे वाली वैल्यू अपने को पता है कि जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसमें शर्त क्या है, इसमें ये कंडीशन है कि जिससे डिवाइड करते हैं वो चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होनी चाहिए, ये इसके अंदर क्या नॉन जीरो रियल नंबर होनी चाहिए नीचे वाली संख्या। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, अशून्य समिश्र संख्या होनी चाहिए जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो जेड टू है वो इसके अंदर क्या जीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, जेड टू है वो अपने पास इसके अंदर क्या जीरो को छोड़ के कोई भी समिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है। अब देखिए इसके अंदर क्या कुछ छोटी छोटी इसकी जो प्रॉपर्टी है जो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं। अब कोई भी जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, तो Z1 Z2 अगर मान लिया C के एलिमेंट है, तो पहले अपने पास इसके अंदर क्या देखिए छोटी सी प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी अपने कि Z1 Z2 अगर कोई भी समिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दोनों को अगर अपने पास अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, C आता है, कोई ना कोई समिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब इसी टाइप से Z1 और Z2 ये दोनों जो संख्या है वो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या है, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये भी इसके अंदर का C का एलिमेंट आएगा। वैसे ही Z1 और Z2 दोनों C के एलिमेंट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, C का एलिमेंट आता है। और Z1 Z2 दोनों अपने पास इसके अंदर अगर C के एलिमेंट है, तो Z1 में Z2 से डिवाइड करते हैं तो ये भी C का एलिमेंट होगा। परंतु इसके अंदर कंडीशन क्या है, यदि Z2 वो उसके अंदर क्या जीरो के बराबर नहीं हो, जिससे डिवाइड करते हैं वो चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो का मतलब जीरो प्लस आइटा जीरो नहीं होनी चाहिए। तो उस स्थिति के अंदर क्या ये स्थिति अपने पास में प्राप्त होती है। और एक अपने पास देखो सबसे पहले अपने छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th के अंदर भी पढ़ा है। अगर Z1 Z2 इसका एलिमेंट है तो इसके अंदर हमारे पास इसका होगा Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 इंटू Z2, तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ही होगा। परंतु डिवाइड करते हैं तो ये कंडीशन है कि नीचे वाली वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये इसके अंदर क्या कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्त गुणधर्म का नियम कहते हैं, समवर्त गुणधर्म बोलते हैं इसको, समवर्त गुणधर्म, या कुछ बुक्स के अंदर इसको समवर्ता का नियम भी कह देते हैं, समवर्ता। तो आप इंग्लिश के टर्म जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पेपर के अंदर कई बार क्या होता है बड़े अटपटे से नाम आ जाते हैं कि हिंदी में अपने कभी सुना हुआ ही नहीं होता है। तो इसलिए इसके अंदर का क्लोजर प्रॉपर्टी आपको इंग्लिश के टर्म्स जरूर याद रखनी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को दोनों टर्म आपको साथ साथ बताता ही जा रहा हूँ। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर क्या होगा, योग, अंतर और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सभी के लिए इसके अंदर क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी है वो लागू होती है। डिवाइड के अंदर क्या होती है, शर्त है कि जिससे डिवाइड करते हैं, ये शर्त है कि जिससे डिवाइड करते हैं वो इसके अंदर क्या शून्य समिश्र संख्या नहीं होनी चाहिए, शून्य के अलावा, तो इसका मतलब अशून्य समिश्र संख्या होनी चाहिए। अब इसी टाइप से देखिए एक इसके अंदर क्या होगा, छोटा सा इसके अंदर का ये दो छोटी छोटी परमें, ये अपने पास आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अगर जीरो के बराबर है तो x इजिकल टू क्या लिखेंगे, माइनस आइटा वाई, दोनों का स्क्वायर कर दो, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 0। अब अपने को ये चीज़ पता है कि दो संख्याओं को अगर स्क्वायर करते हैं तो ये नेगेटिव कब आता है, जब हमारे पास एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो। परंतु किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है। किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब हमारे पास ये इसके अंदर क्या होगा, शून्य तभी होगा जब ये पहली संख्या भी शून्य और दूसरी संख्या भी शून्य हो। तो x स्क्वायर 0 तभी होगा जब x 0 होगा, और y स्क्वायर 0 कब होगा, जब इसके अंदर गए y 0 होगा। तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 तभी हो सकते हैं जब x और y दोनों अलग अलग इसके अंदर क्या हो, शून्य के बराबर हो। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को याद रखना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब 0 के योग के बराबर है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर का योग 0 कब होगा, जब x और y दोनों अलग अलग क्या होंगे, शून्य के बराबर होते हैं। अब इसी तरह से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर आ गया, तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 0 कब होगा, जब x y z तीनों अपने पास इसके अंदर अलग अलग क्या होते हैं, शून्य के बराबर होते हैं। ये छोटे छोटे रिजल्ट अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखने, तो इस तरह के क्वेश्चनों के अंदर अपने को इसके अंदर क्या कंफ्यूज नहीं करें। अब इसी टाइप से एक छोटी सी थ्योरम इसके अंदर का अपने पास में और दे रखी है। देखिए अगर a प्लस आइटा भी एक समिश्र संख्या है और दूसरी समिश्र संख्या c प्लस आइटा d है,
तो प्रत्येक समिश्र संख्या को आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या क्रमित युग्म के रूप में, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख सकते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, पहला पार्ट तो पहले की और दूसरा पार्ट दूसरे की इक्वल होता है। इसका मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होंगे तो जिसमें आइटा की टर्म नहीं है वो तो रियल पार्ट है, तो इनको तो आपस में इक्वल कर देते हैं। और आइटा के इनटू के इधर जो टर्म है वो इसके अंदर का इसका इमेजनरी पार्ट है, ये काल्पनिक भाग है, इसको आपस में इक्वल कर देते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो समिश्र संख्या अगर आपस में बराबर हो तो इसका वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट है, इन दोनों को अलग अलग आपस में तुलना की जा सकती है। इसको डायरेक्ट अपने बस इसके अंदर का इस तरह से अपने काम में लेंगे। अब इसके बाद में देखिए, जैसे Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास Z1 Z2 दे रखे, तो इनको किसी भी क्रम में प्लस करेंगे तो मान के अंदर कोई अंतर नहीं आता है। और ऐसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको किसी भी क्रम में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का कोई अंतर नहीं आता है। तो ये जो नियम होता है ये अपने को पता है कि इसके अंदर क्या क्रमीय नियम का नियम कहलाता है। ये क्रमीय नियम का नियम, या इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये क्रमीय नियम का नियम या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो समिश्र संख्याओं के अंदर क्या होगा, ये क्रमीय नियम का नियम का पालन क्या होगा, योग संक्रिया और गुणन संक्रिया के लिए, एक तो प्लस के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जा सकता है। दो समिश्र संख्याओं का अगर माइनस करें या डिवाइड करें तो इसके अंदर इसको किसी भी क्रम में माइनस या डिवाइड नहीं कर सकते। तो सिर्फ अपने पास क्या होगा, योग, और अपने पास इसके अंदर का मल्टीप्लिकेशन, गुणा और योग, इन्हीं के लिए इसके अंदर का क्रमीय नियम के नियम का पालन किया जा सकता है। अब इसी टाइप से देखिए, इसके अंदर के छोटे छोटे कुछ बेसिक रूल हैं, ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है, इसमें ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लिया पहले तीन समिश्र संख्या ले ली आपने, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो Z1 प्लस Z2 करके इसमें Z3 प्लस कर दें, या Z2 और Z3 को प्लस करके इसमें Z1 प्लस कर दें, तो दोनों वैल्यू हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। और ये रिजल्ट है वो इसके अंदर किसके लिए लागू होता है, फॉर ऑल Z1 Z2 और Z3 सभी के लिए लागू होता है। जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको बताई थी क्रमीय नियम का नियम, वो भी सभी के लिए लागू होती है, और ये नियम भी इसके अंदर के सभी के लिए लागू होता है। तो दो संख्याओं को, कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्याओं को प्लस करके इसमें तीसरी समिश्र संख्या प्लस कर दें, या दूसरी और तीसरी को प्लस करके जो मान आता है उसमें पहली प्लस कर दें, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ऐसी तीन समिश्र संख्या जो दी है, कॉम्प्लेक्स नंबर दी है, तो पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई कर दें, और इसको आपने बस इसके अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आता है इसको किसी तीसरी समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, या इसी तरह से दूसरी और तीसरी को मल्टीप्लाई करने पे जो मान आता है इसको पहली कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो मान के अंदर कोई भी अंतर नहीं आता है। तो ये जो नियम होता है ये इसके अंदर का साहचर्य का नियम कहलाता है। ये साहचर्य का नियम कहलाता है, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब इसी टाइप से देखिए, कोई भी समिश्र संख्या अपने को दी है, जैसे Z1 और Z2, Z1 Z2 Z3, तो इन दोनों समिश्र संख्याओं को अगर प्लस करके Z1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो दो संख्याओं के योग पे जो गुणा का नियम होता है, दो संख्याओं के योग पे जो गुणा का नियम होता है, तो इसको अलग अलग इस तरह से लिखा जा सकता है। Z1 को Z2 से, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, Z1 इंटू Z3 से लिखा जा सकता है। तो ये जो नियम होता है ये बंटन का नियम कहलाता है। ये बंटन का नियम कहलाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो दो संख्याओं के योग पे गुणन का जो नियम होता है वो नियम क्या कहलाता है, बंटन का नियम कहलाता है। इस तरह सीधा भी पूछा जा सकता है छोटे क्लास लेवल के पर, जैसे 10th लेवल पे, तो दो संख्याओं के योग पे जो गुणन का नियम होता है इसको अलग अलग इस तरह से जो लिखते हैं, ये कौन सा नियम कहलाता है, ये बंटन का नियम कहलाता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इसी टाइप से देखिए, Z1 Z2 इक्वल टू Z1 Z3 और Z1 Z2 इक्वल टू Z3 Z2। जैसे दो मान आपको ये दे दिए, Z1 Z2 और Z1 इंटू Z3 बराबर दे दिए, तो लेफ्ट साइड वाली अगर वैल्यू एक जैसी है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। इसको हम सीधा इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब लेफ्ट वाली साइड आपस में कट गई, इसको लेफ्ट कैंसलेशन लॉ बोलते हैं। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, शॉर्ट में लिख दिया, तो इसको वर्म निरसन का नियम, हिंदी में निरसन का नियम बोलते हैं। निरसन का नियम, कैंसलेशन लॉ, निरसन का नियम। तो ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट निरसन का नियम हो गया। और इसी तरह से दोनों संख्याओं के अंदर ये संख्या एक जैसी है राइट वाली, तो इसका हम क्या लिख देंगे, Z1 इक्वल टू Z3। ये क्या कहलाता है, राइट कैंसलेशन लॉ कहलाता है।
ये निरीक्षण का नियम, ये तो क्या लेफ्ट है और ये इसके अंदर क्या राइट है। राइट साइड को काट दिया तो राइट हो गया, लेफ्ट साइड काट दिया तो इसके अंदर क्या लेफ्ट हो गया। तो ये छोटे छोटे बेसिक अपने पास इसके अंदर का आपको रिजल्ट जरूर याद रखने कि क्वेश्चन है उसके अंदर का सीधा भी क्वेश्चन के अंदर के पेपर के अंदर उठाया जा सकता है। अब इसके बाद में देखिए, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा बी है, तो a प्लस आइटा बी में अगर 0 प्लस आइटा 0 जोड़ दें तो अपने उसके वापिस वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्लस के अंदर क्या बताया था आपको, रियल पार्ट में रियल और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी प्लस करते, तो इसका मतलब वापिस इसके अंदर मान कितना हो गया, a प्लस आइटा बी। तो इस संख्या में अगर 0 प्लस आइटा 0 प्लस करेंगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी, या 0 प्लस आइटा 0 के अंदर a प्लस आइटा भी अगर प्लस कर देंगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 0 प्लस आइटा 0 अगर प्लस करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। तो अपने देखो ये चीज़ पढ़ी थी अपने, किसी भी संख्या में 0 या 0 में किसी भी संख्या को प्लस करते हैं तो ये 0 हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव कहलाता है। ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव कहलाता है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ है, 0 अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये तत्समक अवयव क्या हो गया, योग संक्रिया के लिए हो गया। तो वैसे ही हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्याओं के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, 0 प्लस आइटा 0। 0 प्लस आइटा 0 होता है, वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका तत्समक अवयव कहलाता है। तो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या के लिए तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट किसको लिखेंगे हम, ये आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव 0 प्लस आइटा 0 होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0,0, क्योंकि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या जो होती है वो क्रमित युग्म के रूप के अंदर व्यक्त की जा सकती है, तो इसको 0 प्लस आइटा 0 लिखा जा सकता है। अब इसी टाइप से देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को दिया हुआ है, तो इस संख्या को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इसके अंदर का ये रिजल्ट आ गया। अब देखो z के अंदर अगर माइनस z अगर प्लस करें तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो a में माइनस a प्लस करेंगे 0 आएगा, आइटा कॉमन आ गया। अब b में माइनस b प्लस करेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो कोई भी अपने पास इसके अंदर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें उसका नेगेटिव साइन अगर प्लस करते हैं तो वापस अपने पास इसके अंदर का ये संख्या आ जाती है। इसका मतलब a प्लस आइटा b, उसके अंदर क्या होगा, इसका नेगेटिव अपने उसका अगर प्लस कर देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या वही संख्या आ जाएगी। तो कोई भी समिश्र संख्या जैसे z ले लिए तो z इजिकल टू 2 - 3 आइटा ले लिए, तो इसके अंदर क्या है, इस संख्या का ये जो संख्या है, ये संख्या इसकी है, ये संख्या इसके अंदर क्या कहलाती है, इसका योज्य प्रतिलोम कहलाती है। एडिटिव इनवर्स बोलते हैं इसको, योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स कहलाती है। ये योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे दे दिया है, अगर आपको इसके अंदर का इसका योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स पूछ लिया जाए तो इसके अंदर क्या होगा, इसका निशान बदल दो, प्लस वाली संख्या माइनस की और माइनस वाली संख्या प्लस की कर दो। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो गया और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये इसके अंदर क्या होगा, इसका योज्य प्रतिलोम या इसके अंदर एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अब इसी टाइप से देखिए, हमारे पास क्या कोई भी जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है, तो इसके अंदर क्या होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास इसके अंदर क्या a प्लस आइटा b दिया है, इसको 1 प्लस आइटा 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस वही स्थिति आएगी। a प्लस आइटा b को अगर 1 प्लस आइटा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मतलब 1 प्लस आइटा 0, 1 प्लस आइटा 0 1 ही है, क्योंकि इसमें इमेजनरी पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एक चीज़ अपने पास इसके अंदर क्या स्पेशली अपने को ध्यान रखनी है, z इजिकल टू x प्लस आइटा y है। तो आपको मैंने शुरू में बताया था रियल पार्ट ऑफ z तो क्या होता है, x होता है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है अपने पास इसके अंदर क्या y होता है। अगर ये स्टेप 0 हो जाए, अगर y वाली टर्म अगर अपने उसका 0 हो जाए तो इसके अंदर ये क्या कहलाता है, प्योर रियल कहलाता है, विशुद्ध वास्तविक संख्या कहलाती है। अगर y अपने पास इसके अंदर अगर 0 हो जाए तो ये तो इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजनरी पार्ट है। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या अगर y 0 हो जाए, यदि y 0 हो जाए तो इसके अंदर क्या z जो आएगा वो उसके अंदर क्या x प्लस 0 इंटू आइटा इंटू 0, इसका मतलब x के बराबर हो गया। और x के बराबर हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्योर रियल बोलते हैं इसको, प्योर रियल नंबर, विशुद्ध वास्तविक संख्या, विशुद्ध वास्तविक संख्या। और इसी तरह से अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अगर x 0 हो जाए तो z क्या आ जाएगा, 0 प्लस आइटा y, 0 प्लस आइटा y। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये स्टेप आ गया। इसका मतलब इसमें सिर्फ आइटा की टर्म है, सिर्फ आइटा की टर्म है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर इमेजनरी बोलते हैं, ये प्योर इमेजनरी कहलाती है।
इसको विशुद्ध काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ये विशुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो इसका अगर ये पार्ट जीरो है तब तो ये क्या होगा, प्योर रियल हो गया, और ये पार्ट अगर जीरो है तो प्योर इमेजनरी हो गया। ये अपने को थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो अगर अपने उसका किसी भी संख्या को 1 प्लस आइटा जीरो से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी संख्या को, या 1 प्लस आइटा जीरो को किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास इसके अंदर क्या वापिस वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसके अंदर हमारे पास ये भी क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव कहलाता है। ये भी तत्समक अवयव कहलाता है। और 0 प्लस आइटा जीरो है, ये भी क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। ये तो क्या होगा, 1 प्लस आइटा जीरो हो गया। तो ये तो योग संक्रिया के लिए है, इसलिए इसके अंदर क्या कहते हैं, ये तो योग संक्रिया के लिए है, इसलिए इसके अंदर क्या, इसको योज्य तत्समक अवयव कह देंगे। योज्य तत्समक अवयव या एडिटिव आइडेंटिटी। और ये गुणा के लिए है तो इसलिए इसके अंदर क्या, इसको गुणन तत्समक अवयव कह देते हैं। गुणन तत्समक अवयव या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल देते हैं। ये तो क्या होगा, योग संक्रिया के लिए है, तो इसके अंदर का आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए होगा, ये एडिशन के लिए, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। और ये गुणा के लिए होता है, यहाँ पे गुणा का निशान है, इसलिए इसको गुणन तत्समक अवयव या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह देते हैं। अब देखिए इसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, ये अपने को थोड़ा सा स्पेशली याद रखिएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है a प्लस आइटा बी, अब अपने पास इसके अंदर क्या 1/z निकालना है। किसी भी संख्या में उसका नेगेटिव साइन प्लस करते हैं वो तो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। और अगर अपन इसका z इनवर्स या 1/z लेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 1/a प्लस आइटा बी। अब बटे में अगर आइटा की टर्म आती है तो आइटा के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और आइटा के अपोजिट साइन से जब नीचे बटे में जो संख्या है वो आइटा की संख्या है, तो इसके जब अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका संयुग्मी या कंजुगेट कहलाता है। तो ऊपर तो कितना हो गया, हमारे पास a माइनस आइटा भी हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था, z अगर a प्लस आइटा भी है तो आइटा की जगह अगर माइनस आइटा लिखते हैं तो ये इसका कंजुगेट या संयुग्मी कहलाता है। इसको z बार से व्यक्त करते हैं। और कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस कैसे निकाला था हमने, वास्तविक पार्ट जिसमें आइटा की टर्म नहीं है, रियल पार्ट उसका स्क्वायर, और आइटा के इंटू के अंदर जो टर्म आ रही है उसका स्क्वायर करके प्लस करेंगे और इसका रूट ले लेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो अपने पास इसके अंदर क्या z इनवर्स या 1/z किसके इक्वल होता है, ये तो क्या होता है, z कंजुगेट अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो इसलिए अपने को सबको इसके अंदर का ये विशेष तौर से अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए इसके अंदर का एक इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट और बनता है, ये भी देखिए आप। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तिरछा गुणा कर दे, तो कितना होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाता है। तो z को z के कंजुगेट से, संख्या वही है उसी का कंजुगेट या संयुग्मी है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस z है उसका अपने को स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। ये अपने पास इसके अंदर का इसका अपने को स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिएगा अपने पास का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास इसके अंदर का ही दे दिया गया, 2 - 3 आइटा दे दिया है। अब आपको कहते हैं z इनवर्स या 1/z निकालना है, एक ही बात है 1/z या z इनवर्स। तो ये इसका गुणन प्रतिलोम हो गया, ये इसका गुणन प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणन प्रतिलोम कहलाता है। तो इसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसका कंजुगेट अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर। तो इसका कंजुगेट तो कितना होगा, आइटा की जगह क्या है, निशान चेंज कर दो। वास्तविक पार्ट रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं करता है, सिर्फ इमेजनरी पार्ट में ही चेंज करता है। और अपने वैसे इसके अंदर इसका मॉडुलस कितना होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका रूट। अब आपने वैसे इसके अंदर इसका देखो, ये तो मॉडुलस होता है और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट अपना इसका क्वेश्चन के अंदर खत्म हो जाएगा। तो 2 + 3 आइटा अपॉन 13, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 2/13 प्लस 3/13 इंटू आइटा। आइटा चाहे पहले लगा लो चाहे बाद में लगा लो, एक ही बात है। ये इसका वास्तविक भाग हो गया, ये इसके अंदर क्या होगा, इसका काल्पनिक भाग हो जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, छोटे छोटे बेसिक जो चीज़ें वो अपने को क्वेश्चन के अंदर का आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों के साथ में मैं बता रहा हूँ। z = x + आइटा y है और z कंजुगेट है वो x - आइटा y है।
जेड इजिकल टू एक्स प्लस आइटा वही है, जेड कंजुगेट अपना इसका एक्स माइनस आइटा वही है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या आएगा, 2x आएगा। और जेड प्लस जेड कंजुगेट 2x क्या होता है, एक्स कॉम क्या होता है, इसका रियल पार्ट बोलते हैं, तो 2 रियल पार्ट ऑफ जेड कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को थोड़े से याद रखने। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कंजुगेट अगर प्लस करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड है उसका दुगुना आता है। अब इस तरह से जेड में जेड कंजुगेट अगर माइनस कर दे तो माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 2 आइटा वही आएगा। और जेड माइनस जेड कंजुगेट 2 आइटा, और वाई क्या होता है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। तो ये इसके अंदर क्या होगा, आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आ गया। अब ऐसे ही देखिए, अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इसके अंदर भी आप लोगों को बताया था मैंने, मॉडुलस जेड का अपने पास में स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। मॉडुलस जेड का अपने पास में स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। अब इसी की हेल्प से अपने पास इसके अंदर का मैंने जो पहले फॉर्मूला लिया था वो फॉर्मूला बनता है। जेड को तो इसके नीचे ले आओ, और जेड ये जो संख्या हो तो इसके नीचे ले आओ, और ये संख्या जेड कंजुगेट तो वैसे वैसे लिख लिया, और ये संख्या इसके अंदर क्या होगी, इसके बटे में ले आई। ये संख्या अपने पास इसके अंदर क्या, इसके बटे में ले आई। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 1/z इजिकल टू क्या होगा, जेड कंजुगेट अपॉन मॉडुलस जेड का स्क्वायर, और 1/z है वही जेड इनवर्स होता है। तो ये आप लोगों को पहले जो मैंने फॉर्मूला बनाया था वो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, छोटे छोटे कुछ रिजल्ट है, ये अपने को थोड़े से इसके अंदर का स्पेशली अपने को और ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पूरे का कंजुगेट है वो इन दोनों के अलग अलग कंजुगेट के बराबर होता है, इन दोनों के अलग अलग संयुग्मी के बराबर होता है। अब ऐसे ही Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट जो होता है वो Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट के बराबर होता है। Z1 इंटू Z2 का जो कंजुगेट होता है वो इन दोनों के अलग अलग कंजुगेट के गुणनफल के बराबर होता है। अब Z1 अपॉन Z2 आए, पूरे का अगर कंजुगेट या संयुग्मी लेंगे तो इन दोनों का अलग अलग संयुग्मी लेके डिवाइड कर देते हैं। बस इसमें कंडीशन क्या है, जिससे डिवाइड करते हैं वो चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए, जिससे डिवाइड करते हैं वो चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर का ये इसके अंदर का कुछ सिंपल बेसिक रिजल्ट है, ये अपने को थोड़ा सा जरूर याद रखने। और एक कंजुगेट है, उस कंजुगेट का कंजुगेट निकालना है तो वापिस अपने पास जेड आ जाता है। कंजुगेट का अगर कंजुगेट निकालना है तो वापिस अपने पास अपने को जेड प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद में एक छोटी सी प्रॉपर्टी और देखिए आप, जेड इजिकल टू 2 + 3 आइटा ले लिया। अब रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, ये 2 हो गया, और रियल पार्ट ऑफ जेड का अपने पास इसके अंदर क्या मापांक क्या हो गया, मॉडुलस कितना हो गया, ये भी 2 के बराबर हो गया। और जेड का अगर अपने पास क्या मॉडुलस ले तो रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसका रूट, ये √13 आ गया। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या, यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ये संख्या वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये संख्या इस संख्या से तो बड़ी है, और ये दोनों संख्या आपस में इसके अंदर क्या बराबर है। अब एक ऐसा ही एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, देखिए आप, जेड इजिकल टू -2 + 3 आइटा ले लिया। अब रियल पार्ट ऑफ जेड तो क्या आएगा, ये -2 आ गया, और रियल पार्ट ऑफ जेड का अपने पास क्या मापांक या मॉडुलस जो आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे दोनों मान बराबर है, परंतु यहाँ पे ये मान क्या इस मान से क्या होगा, बड़ा हो गया। यहाँ पे ये मान है वो अपने पास इसके अंदर कैसे बड़ा हो गया। और यहाँ पे जेड का मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, रियल पार्ट जो है जिसमें आइटा नहीं है वो रियल पार्ट या वास्तविक संख्या होगी उसका वर्ग प्लस इमेजनरी पार्ट उसका स्क्वायर, और दोनों का रूट लेंगे तो कितना आएगा, √13। अब देखो ये जो संख्या है वो इसके अंदर क्या होगी, इस संख्या से अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, बड़ी होगी। ये संख्या यहाँ पे तो क्या इससे बड़ी है, और यहाँ पे ये संख्या दोनों आपस में क्या बराबर है, परंतु जेड का जो मॉडुलस है वो इसके अंदर क्या इन दोनों से क्या बड़ा है। परंतु अगर मैं संख्या ये ले लेता हूँ, जेड इजिकल टू 2 ले लिया मैंने, 2 का मतलब 2 + आइटा 0। अगर इसके अंदर के ये जेड इजिकल टू 2 लिखा है, इसका मतलब ये प्योर रियल हो गया है। प्योर रियल का मतलब इसमें आइटा की टर्म नहीं है, तो इसको आइटा × 0 लिख सकते हैं। अब इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, ये इसके अंदर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये इसके अंदर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मॉडुलस जेड, ये रियल पार्ट ऑफ जेड, इसका मॉडुलस, और रियल पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड से इसका मॉडुलस या तो बड़ा होता है या बराबर होता है, और मॉडुलस जेड है उसके अंदर क्या, ये रियल पार्ट ऑफ जेड के जो मॉडुलस या मापांक से क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर होता है। ये इसके अंदर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस तरह के रिजल्ट भी अपने पास डायरेक्ट आपके पूछे जा सकते हैं। और इसी तरह से ये रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, या इमेजनरी पार्ट के लिए आएगा,
तो इमेजनरी पार्ट काल्पनिक संख्या उसका मॉडुलस, और इसके अंदर क्या हुआ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। इसमें कंफ्यूज मत कर देना फॉर्मूले में या तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड है, यहाँ पे इसका मॉडुलस है, तो या तो ये संख्या इससे बराबर होगी या इससे बड़ी होगी, और इसका मॉडुलस जेड है, इसके अंदर अगर अपना इसका रियल पार्ट अगर 0 हो गया तो ये दोनों बराबर होंगे, नहीं तो इसके अंदर क्या होगी ये संख्या इससे हमेशा बड़ी होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को थोड़ा सा स्पेशली याद रखने। अब दो इसके अंदर के देखिए छोटे छोटे रिजल्ट है, ये आपके साथ में इसके अंदर का और शेयर करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर के इसके अंदर के कुछ चीज़ें आप लोगों को और शेयर करूँगा, फिर इसके बाद में अपना इसका क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। अब Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2, अगर दोनों मॉडुलस आपके अलग अलग है, दोनों मॉडुलस Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस दोनों का मॉडुलस है, बीच के अंदर क्या होगा अलग अलग अपना उसका मॉडुलस के बीच में अगर प्लस का निशान है तो दोनों का प्लस करके मॉडुलस लें या दोनों का माइनस करके मॉडुलस लें, हमेशा ये पार्ट बड़ा होता है। Z1 का मॉडुलस Z2 का मॉडुलस, मॉडुलस या मापांक एक ही बात है, हिंदी के अंदर के मापांक कह देते हैं, इंग्लिश में मॉडुलस कह देते हैं। तो दोनों के अलग अलग मॉडुलस का योग है, यहाँ पे प्लस है तो इधर चाहे प्लस है चाहे माइनस है, हमेशा ये पक्ष क्या होगा इससे बड़ा होगा या बराबर होगा। और वैसे ही इसके अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर क्या होगा मॉडुलस है, उसके बीच में अगर माइनस आ गया तो इसके अंदर क्या यहाँ पे चाहे प्लस है या इसके अंदर क्या माइनस है, इधर वाला पार्ट अपने पास इसके अंदर हमेशा बड़ा होता है या इसके अंदर क्या बराबर होता है। तो ये थोड़े से रिजल्ट याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे गए परंतु IIT वगैरह के अंदर आते रहते हैं, तो इस तरह के एक दो क्वेश्चन लेके आप लोगों को इसके अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। और बाई चांस ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो इसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको ट्राइंगल्स इनक्वलिटी बोलते हैं, त्रिभुज की असमी का इनइक्वलिटी। ये त्रिभुज की असमी का या ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी कहलाती है। तो ये मैंने आप लोगों को इसके अंदर के ये टॉपिक स्टार्ट किए, छोटे छोटे टॉपिक है ताकि आपका साथ साथ है उसके अंदर का सिलेबस अपने पास जैसे जैसे निकलता रहे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब बनना शुरू हो जाए। तो इसके अंदर का कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर क्या होगा मेरे कराने का काम कम है, आपके अभ्यास का काम ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए आप साथ साथ इसके अंदर का अभ्यास करते रहिए ताकि इसके अंदर क्या होगा अगर आपके पास में आपकी डेट अगर डिक्लेयर हो जाए तो इसके अंदर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा मैं आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करूँगा। इसके अंदर का जो अपने पास इसके अंदर का तैयारी कर रहे हैं या रीट के अंदर का पेपर देने के बाद में जिस तरह की पोजीशन बनी है तो इसके बाद में इसके अंदर का सेकंड ग्रेड के साथ में भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के इसके अंदर का ये जितनी मैं क्लास ले रहा हूँ इतनी भी अगर आप कर पाते हैं तो अगर लास्ट के अंदर अगर 1-1.5 महीने का भी टाइम मिलेगा तो अपने पास इसके अंदर का 2-2 घंटे इसके अंदर के इसके क्वेश्चनों का आपको मैं लगातार अभ्यास करवाऊंगा। तो इसमें आपका इसके अंदर का मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर क्या होगा ये इसके अंदर क्या होगा ये 70-80% है वो इजीली इसके अंदर क्या होगा अपने +1 +2 का जो सिलेबस है वो आपको इजीली इसके अंदर का आपको टिप्स पे डाल दूंगा मैं। और ग्रेजुएशन का पार्ट है उसके अंदर अपने को पता है कि इसके अंदर 50 से लेकर 60% तक का पोर्शन ऐसा होता है जो सिर्फ अपने को रटना ही होता है, थोड़ा सा एक बार समझनी है उसके बाद में इनके अंदर के इनके रिजल्टों को अपने घोटे लगाने हैं। तो अगर आपकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस अगर बड़ी आती है तो इसके अंदर के बहुत बड़ी अपने पास इसके अंदर का आपका रिजल्ट है वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं आप। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में कि इसके अंदर क्या होगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे और इसके अंदर के एक दूसरे से इसके अंदर का शेयर भी करेंगे। तो आप लोगों से इसी सहयोग की साथ आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।